प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत भेदभाव की हर संभावना को खत्म करने के लिए समग्र दृष्टिकोण के साथ कर रहा कार्य। श्री नारायण गुरु को देश और समाज की सेवा में लगे हुए लोगों के लिए बताया प्रकाश की किरण। भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात को लेकर पंचकुला में आयोजित की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला। हर बूथ पर सुनाई जाएगी पीएम की मन की बात। प्रदेश के सभी सार्वजनिक वाहनों में स्थिति का सही पता लगाने के लिए लगाया जाएगा वाहन स्थान ट्रैकिंग डिवाइस। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य में महिलाओं के लिए सुरक्षित यातायात व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में ये पहल साबित होगी मील का पत्थर। और हरियाणा एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वांटेड अपराधी रोमिल वोहरा को मुठभेड़ में मार गिराया। एक्टिव शूटर पर दर्ज थे 9 मुकदमे। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत भेदभाव की हर संभावना को खत्म करने के लिए समग्र दृष्टिकोण के साथ कार्य कर रहा है। वे आज देश के 2 महान आध्यात्मिक और नैतिक व्यक्तित्वों श्री नारायण गुरु तथा महात्मा गांधी के बीच हुए ऐतिहासिक संवाद पर नई दिल्ली में आयोजित शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 शताब्दी पहले शिवगिरी मठ में श्री नारायण गुरु तथा महात्मा गांधी के बीच हुए ऐतिहासिक वार्तालाप ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी थी। उन्होंने कहा कि श्री नारायण गुरु के आदर्श मानवता के लिए अमूल्य धरोहर हैं। प्रधानमंत्री ने श्री नारायण गुरु को देश और समाज की सेवा में लगे हुए लोगों के लिए प्रकाश की किरण बताया। उन्होंने कहा कि कालांतर में जब भी भारत ने चुनौतियों का सामना किया है तो देश को आगे बढ़ाने के लिए कई दूरदर्शी विचारक सामने आए। उन्होंने कहा कि श्री नारायण गुरु ने सभी प्रकार के भेदभाव से मुक्त समाज की कल्पना की थी और भारत आज उसी विचारधारा के अनुरूप कार्य कर रहा है। साथियों, योग और वेदांत, साधना और मुक्ति नारायण गुरु के मुख्य विषय थे, लेकिन वो जानते थे कि कुरीतियों में फंसे समाज का आध्यात्मिक उत्थान उसके सामाजिक उत्थान से ही संभव होगा। इसलिए उन्होंने अध्यात्म को समाज सुधार और समाज कल्याण का एक माध्यम बनाया और श्री नारायण गुरु के ऐसे प्रयासों से गांधी जी ने भी प्रेरणा पाई, उनसे मार्गदर्शन लिया। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे विद्वानों को भी श्री नारायण गुरु से चर्चा का लाभ मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को आर्थिक, सामाजिक और सैन्य मोर्चों पर लगातार आगे बढ़ते रहने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि स्किल इंडिया जैसी पहल युवाओं को सशक्त बना रही हैं और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे रही हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया ने हाल ही में देखा है कि भारत का सामर्थ्य क्या है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर नीति को दुनिया के सामने स्पष्ट कर दिया है। आर्थिक, सामाजिक और सैन्य हर पहलू में आगे रहना है। आज देश इसी रास्ते पर चल रहा है। भारत तेजी से दुनिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहा है। हाल में दुनिया ने ये भी देखा है कि भारत का सामर्थ्य क्या है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर नीति को दुनिया के सामने एकदम स्पष्ट कर दिया है। हमने दिखा दिया है कि भारतीयों का खून बहाने वाले आतंकियों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज पंचकूला स्थित प्रदेश कार्यालय पंचकमल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात को लेकर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और अन्य वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं से संवाद किया। इस कार्यशाला में विभिन्न संयोजकों ने भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधारोपण भी किया। कार्यशाला की जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने बताया कि अब की बार प्रधानमंत्री मन की बात के कार्यक्रम को रिकॉर्ड 20,000 से अधिक बूथों पर सुनाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इस अवसर पर प्रत्येक बूथ पर एक पेड़ लगाने को भी कहा गया है। उन्होंने कहा कि कल आपातकाल लगाने के 50 वर्ष पूरे होने पर भी प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित होंगे। पूरे दिन एक अभियान चला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात जो 122वां एपिसोड था, उस पर 17,763 बूथों पर प्रधानमंत्री जी की बात को सुना गया और उसको अपलोड किया गया। अब की बार 20,629 बूथों पर मन की बात को सुना जाए और एक पेड़ मां के नाम अभियान के बारे में भी अपील की है। और जो 24-25 तारीख को इमरजेंसी के 50 साल जो पूरे होंगे उस पर भी जो आयोजन होगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात को जब सुनेंगे तो प्रत्येक बूथ पर पेड़ लगाने का भी अभियान चले, इस प्रकार का संदेश आज मुख्यमंत्री जी ने दिया है। और हमने सबने एक बड़ी योजना और रचना इसकी बनाई है। एक अच्छी कार्यशाला का आयोजन हुआ है। मुझे लगता है कि अब की बार हम 100% बूथों पर प्रधानमंत्री जी की बात को सुनेंगे भी और अपलोड भी करने का काम करेंगे। प्रदेश के सभी सार्वजनिक वाहनों में वाहन की स्थिति का सही पता लगाने के लिए वाहन स्थान ट्रैकिंग डिवाइस लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में हुई परिवहन विभाग की बैठक में ये फैसला लिया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस योजना को समयबद्ध ढंग से लागू कर टाइमलाइन तय की जाए। उन्होंने कहा कि जिलावार लक्ष्य निर्धारित करके इस कार्य को समय से पूरा किया जाए। उन्होंने इस प्रणाली को आपातकालीन प्रणाली 112 सेवा के साथ जोड़ने को भी कहा। ये पहल राज्य में महिलाओं के लिए सुरक्षित यातायात व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। भारत सरकार के निर्भया फ्रेमवर्क के अंतर्गत ये प्रणाली विकसित की गई है। मुख्यमंत्री ने बजट घोषणाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को प्रक्रियाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने दुर्घटनाओं के कारणों का वैज्ञानिक अध्ययन करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी स्कूल बसों की नियमित जांच हो तथा उनकी तकनीकी स्थिति पर पूरा ध्यान दिया जाए। उन्होंने नियमित अंतराल पर रोडवेज के ड्राइवरों से मेडिकल सर्टिफिकेट लेने को भी कहा। ये कदम यात्रियों की सुरक्षा और ड्राइवरों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की दिशा में उठाया गया है। राजस्व घाटे की चुनौती से निपटने हेतु मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विभिन्न नवाचारों और व्यावसायिक संभावनाएं तलाशने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा टूरिस्ट स्पॉट्स के लिए बसों की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा देने की भी विकल्प तलाशे जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लोगों की सुविधा के लिए एसी बसों की संख्या और उनके रूट्स की संख्या भी बढ़ाई जाए। उन्होंने सिटी बस सेवा की समीक्षा करते हुए इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने के साथ ही चार्जिंग स्टेशनों की भी व्यवस्था करने को कहा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल खनन एवं भू विज्ञान विभाग के अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि खनन एजेंसियों द्वारा राज्य सरकार को समय पर राजस्व प्राप्त हो, इसके लिए आगामी 3 महीनों में बकाया राशि की पूर्ण वसूली सुनिश्चित की जाए। साथ ही अवैध खनन पर पूर्णतः अंकुश लगाने के लिए भी लगातार पेट्रोलिंग व निगरानी गतिविधियों को बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए 1400 करोड़ रुपए के राजस्व का लक्ष्य निर्धारित किया है और इसे हासिल करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी खनन एजेंसी का 1 माह का भी बकाया नहीं रहना चाहिए। बकाया होने की स्थिति में एजेंसी को नोटिस जारी किया जाए। मुख्यमंत्री ने एक उच्च स्तरीय समिति के गठन के भी निर्देश दिए जो निलंबित खानों के कारणों और आगे की कार्रवाई पर अपनी रिपोर्ट देगी। साथ ही जिन खानों की नीलामी हो चुकी है लेकिन खनन कार्य शुरू नहीं हुआ, वहां की प्रक्रियाएं शीघ्र पूरी करने के भी निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि एनडीए सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के कारण देश में लगभग 26 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। बिहार के खगड़िया में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के कार्यकाल में नीतियों और कार्यक्रमों का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि इस कालखंड में अत्यंत गरीबी की दर 21% से घटकर 5% हो गई है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने सिर्फ गरीबी हटाने के नारे दिए, जबकि इस सरकार ने इन नारों को सच साबित करके दिखाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के अंतर्गत अब तक 1,80,000 करोड़ रुपए लाभार्थियों के खातों में सीधे स्थानांतरित किए जा चुके हैं। छब्बीस करोड़ लोग गरीबी से जो बाहर आए हैं, ये तो रिपोर्ट भारत सरकार का नहीं है, ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक का है। उससे पहले आईएमएफ का रिपोर्ट आया था और उसके बाद नीति आयोग का भी रिपोर्ट आया है। तो इसीलिए मैं गर्व के साथ कहता हूं, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा डिपार्टमेंट का 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को जो हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में जो हम लाभ पहुंचाते हैं, फ्री अनाज देते हैं, मुफ्त में अनाज देते हैं, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं जो 21% जो एक्सट्रीम पॉवर्टी था वो घट के 5% गरीबी हो गया है। आज वो भी मिटाने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों के नवनियुक्त कुलपतियों से युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों पर विशेष जोर देने का आह्वान किया है। वे कल संत कबीर कुटीर में विश्वविद्यालयों के नवनियुक्त कुलपतियों के साथ बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालयों को शिक्षा और रोजगार के बीच के अंतर को कम करने के लिए उद्योगों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। प्रत्येक विश्वविद्यालय को अपने कम से कम 10% कार्यक्रम औद्योगिक भागीदारों के सहयोग से चलाने चाहिए। उन्होंने कहा कि इस पहल से राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, साथ ही विभिन्न उद्योगों की उभरती ज़रूरतों को पूरा किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि राज्य में उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष की स्थापना की गई है। 20 करोड़ रुपए के साथ शुरुआती आवंटन के साथ ये कोष नवीन अनुसंधान प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि विश्वविद्यालय इस निधि का अधिकतम प्रयोग करते हुए गांवों की सामाजिक समस्याओं और चुनौतियों से निपटने संबंधी शोध करें। उन्होंने जोर दिया कि इस निधि का रणनीतिक रूप से उपयोग ग्रामीण समुदायों के विकास और कल्याण के योगदान को प्रभावशाली अध्ययनों को बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने सभी विश्वविद्यालयों और उनके संबंधित कॉलेजों और को नैक मान्यता प्राप्त कराने का आग्रह करते हुए उच्च शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि छात्रों को न केवल अकादमिक रूप से बल्कि नैतिक और सामाजिक रूप से भी भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने के वास्ते मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान की जाए। उन्होंने कुलपतियों से अपने विश्वविद्यालयों को शिक्षा के उच्चतम मानकों तक बढ़ाने का आग्रह किया, यहाँ तक कि वैश्विक मान्यता प्राप्त करने की आकांक्षा भी जताई। उन्होंने कुलपतियों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा की उपस्थिति बढ़ाने के लिए अपने अपने संस्थानों की रैंकिंग और रेटिंग बढ़ाने पर ध्यान देने को कहा। पश्चिमी एशिया में संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में बढ़ते तनाव के बाद शुरू किए गए ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत अब तक ईरान से 2,295 भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि आज तड़के ईरान के मशहद से 292 भारतीय नागरिक विशेष विमान से नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय वायुसेना ने कहा कि वो ज़रूरत के समय देश के भीतर और दुनिया भर में सहायता प्रदान करने के लिए सबसे पहले कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। वायुसेना ने भारतीय नागरिकों और मित्र देशों के नागरिकों को निकालने के लिए जॉर्डन और मिस्र से भी मिशन शुरू किए हैं। ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत वायुसेना के C-17 विमान ने इजराइल से 165 भारतीय नागरिकों को निकाला। ये विमान आज सवेरे अम्मान से नई दिल्ली पहुंचा। नई दिल्ली पहुंचने पर सूचना प्रसारण और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने इन लोगों का स्वागत किया। भारत श्रीलंका जैसे मित्र देशों को भी उनके नागरिकों को निकालने में सहायता कर रहा है। हम रखोबत में रहते थे। मैं वाइजमैन इंस्टीट्यूट में रिसर्च करता हूँ और मेरे साथ मेरी फैमिली भी थी। एक छोटा बेबी भी है जो 1.5 साल का है। वहाँ पे सायरन तो डेली आते थे और कई बार डायरेक्ट हिट भी लगते थे और खासकर हमारे इंस्टीट्यूट में भी एक डायरेक्ट हिट हुआ है। तो उसके बाद थोड़ा सा हमें डर का माहौल था और बेबी के लिए हम काफ़ी थोड़ा चिंतित थे कि कैसे निकला जाए। तो एम्बेसी जो इंडिया की है इजराइल में, और उन्होंने हमें इजिप्ट के रास्ते और जॉर्डन के रास्ते 2 वे दिए थे। तो हमें इजिप्ट के रास्ते से निकाला गया कल। सेवा थोड़े
से दिन से पहले तो काम एंड क्वाइट ही था, बट अभी मैंने न्यूज़ सुनी है कि वहाँ पे फिर से मिसाइल अटैक हुआ है। एंड सरोका हॉस्पिटल एंड हमारी यूनिवर्सिटी के पास हाईटेक पार्क में भी 2 मिसाइल गिरा था, तो उसके बाद वी डिसाइडेड कि वी शुड कम बैक टू इंडिया। सो इट वाज लाइक मिक्स्ड टाइप ऑफ फीलिंग्स कि मे बी सिचुएशन ठीक भी हो सकती है और मे बी सिचुएशन और वर्स भी हो सकती है। आई थिंक दे हैव डन अ वेल एप्रिशिएटेड जॉब, लाइक इतने शॉर्ट टाइम में लाइक हमें इजिप्ट से इवैक्यूएट किया गया। रक्षा मंत्रालय ने सेना के आतंकवाद रोधी अभियानों में उसकी तैयारियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत आपातकालीन खरीद तंत्र के माध्यम से 13 रक्षा सौदों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस खरीद में 2000 करोड़ रुपए के कुल स्वीकृत परिव्यय के लिए 1981 करोड़ रुपए की राशि के अनुबंधों को अंतिम रूप दे दिया गया है। खरीदे जाने वाले रक्षा उपकरणों में एकीकृत ड्रोन डिटेक्शन प्रणाली, कम ऊंचाई वाले हल्के भार के रडार, बहुत कम दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्चर और मिसाइल, बुलेट प्रूफ जैकेट तथा कम रोशनी में इस्तेमाल के लिए राइफलों में लगने वाले नाइट साइट्स भी शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस खरीद का उद्देश्य आतंकवाद रोधी गतिविधियों में तैनात सैनिकों के लिए स्थितिजन्य जानकारी, मारक क्षमता, गतिशीलता और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। मंत्रालय के अनुसार ये रक्षा सौदे वर्तमान में उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में भारतीय सेना को आधुनिक मिशन के लिए तैयार और पूरी तरह से स्वदेशी प्रणालियों से लैस करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने आज सुबह दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए वांटेड अपराधी रोमिल वोहरा को मुठभेड़ में मार गिराया। रोमिल वोहरा हरियाणा और दिल्ली में कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांटेड था। पुलिस ने अपने ऑपरेशन के दौरान उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए। इस दौरान रोमिल ने पुलिस पर हमला कर भागने की कोशिश की और जवाब में एसटीएफ ने अपनी सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन में हरियाणा पुलिस के 2 सब इंस्पेक्टर घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस पर अधिक जानकारी देते हुए हरियाणा एसटीएफ के पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने बताया कि एसटीएफ को आज रोमिल वोहरा के फरीदाबाद से दिल्ली जाकर वारदात करने की खबर मिली, जिसे रोकने के लिए ये कार्रवाई की गई। उन्होंने आगे बताया कि रोमिल एक एक्टिव शूटर था जिस पर कुल 9 मुकदमे दर्ज थे। उन्होंने कहा कि शांतनु हत्या मामले के सभी 10 आरोपी पकड़े गए हैं और 11वां आरोपी रोमिल था। अब इस मामले में कोई वांटेड नहीं है। आज अर्ली मॉर्निंग आवर्स में रोमिल वोहरा, जो कि एक वांछित अपराधी है, जैसे कि बताया कि उसके ऊपर 9 मुकदमे हैं हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में। उसको नाकाबंदी के टाइम इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई, बट ही एस्केप्ड और उसने ओपन फायर किया पुलिस पर्सन पे। सेल्फ डिफेंस में एसटीएफ द्वारा भी क्रॉस फायरिंग की गई और इस क्रॉस फायरिंग में एक एसटीएफ के मुलाजम सब इंस्पेक्टर रोहन को फायर आर्म इंजरी आई है, एक दिल्ली स्पेशल सेल का मुलाजम सब इंस्पेक्टर परवीन को फायर आर्म इंजरी आई है और रोमिल को भी फायर आर्म इंजरीज आई थी। उसके उपरांत सीन ऑफ क्राइम से इनको नियरेस्ट हॉस्पिटल लिया जाता है, जहां पे हमारे मुलाजमों का इलाज होता है और रोमिल को डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। रोमिल एक एक्टिव शूटर था, उसके ऊपर 9 मुकदमे थे, जिसमें 7 हरियाणा के, 1 मोहाली का और 1 दिल्ली का। जो हरियाणा में मुकदमे थे, जिसमें एक ट्रिपल मर्डर था खेड़ी लखा सिंह का, एक कुरुक्षेत्र में शाहबाद में लिकर कंट्रैक्टर शांतनु का मर्डर हुआ, कुछ वारदातें यमुनानगर में L1 पे हुई, ठेके पे हुई, कुछ इमिग्रेशन सेंटर्स पे की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस कार्रवाई पर कहा कि भय और अपराध मुक्त हरियाणा बनाना सरकार का मुख्य लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि हर नागरिक की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हरियाणा पुलिस पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी ने बताया कि विभाग द्वारा मानसून सीजन से पहले बाढ़ नियंत्रण के लिए सक्रिय तैयारियां की जा रही हैं। राज्य में कुल 846 नालों में से 671 नालों की सफाई की योजना बनाई गई थी, जिनकी कुल लंबाई 4000 किलोमीटर है। अब तक 90% से अधिक नालों की सफाई मनरेगा, विभागीय मशीनरी तथा ई टेंडरिंग के माध्यम से पूर्ण की जा चुकी है। शेष कार्य भी तीव्र गति से प्रगति पर हैं और शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक में कुल 209 अल्पकालिक बाढ़ नियंत्रण कार्यों को स्वीकृति दी गई थी। इनमें से 12 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 175 कार्य प्रगति पर हैं और इन्हें 30 जून तक पूरा करने का लक्ष्य है। 8 कार्य किसानों के विरोध एवं इको सेंसिटिव जोन में आने के कारण रुके हुए हैं। शेष 14 कार्य जल संरक्षण और सामग्री खरीद से संबंधित हैं, जिनकी खरीद प्रक्रिया प्रगति पर है।
उन्होंने बताया कि इन स्थलों पर अस्थायी व्यवस्था की गई है, जिससे बाढ़ की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये कार्य भी शीघ्र पूर्ण कर लिए जाएंगे। फरीदाबाद में शुरू हुई प्रदेश की पहली ट्री एम्बुलेंस ने धरातल पर कार्य करना शुरू कर दिया है। इसके माध्यम से बीमार पेड़ पौधों को स्वस्थ करने का काम किया जा रहा है। पिछले सप्ताह ट्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई थी, ताकि सूख कर गिरते या बीमार पेड़ों का इलाज कराकर उन्हें फिर से स्वस्थ बनाया जा सके और शहर के पर्यावरण को नई दिशा मिले। इस कड़ी में शहर में जगह जगह पहुंचकर सड़क किनारे और पार्कों में बीमार पड़े और दम तोड़ रहे पेड़ पौधों का इलाज हो रहा है। इस मुहिम के कामकाज को देखने के लिए केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के वरिष्ठ मीडिया सलाहकार पंकज मिश्रा खास तौर पर पहुंचे और ट्री एम्बुलेंस की कार्यशैली को नज़दीक से देखकर इसकी खूब सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे पहले इंसानों और जानवरों के लिए एम्बुलेंस थी, लेकिन पहली बार हरियाणा में ट्री एम्बुलेंस की शुरुआत फरीदाबाद से की गई है। आज सिर्फ पेड़ पौधे लगाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उन्हें बचाना भी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि इस मुहिम के साथ RWA और छात्रों को जोड़ना एक अच्छी पहल है। पेड़ों को जीवनदान देने के इस नेक कार्य में बच्चों से लेकर बड़ों को जुड़ना चाहिए। मनुष्यों के जीवन दान के लिए एम्बुलेंस सुना है, जानवरों के लिए भी है, लेकिन पहली बार एक ट्री एम्बुलेंस। और ये तो हर राज्य में, हर शहर में, हर कस्बे में होना चाहिए। केवल पेड़ पौधे ही नहीं लगाना है, उससे बचाना भी है और शिद्दत से बचाना है और कंटिन्यूटी से बचाना है। ये नहीं कि हम केवल फोटो खिंचवाने के लिए ही पौधा लगाए और उसके बाद हम भूल गए। इस अभियान में मैंने देखा है और उनके प्रयोग के तौर पे भी काफी दिनों से चल रहा था। जब वे सफल हुए हैं तब उसे उन्होंने धरातल पे उतारा है, उसका विधिवत शुभारंभ हुआ है। मैंने कई वीडियो देखे हैं कि ये वाकई में ग्राउंड पे जाके जिसे ट्री गार्ड की जरूरत है वहां ट्री गार्ड लगा रहे हैं, जिससे ट्री गार्ड की जरूरत नहीं है उससे वहां से ट्री गार्ड हटा के शिफ्ट कर रहे हैं। फिर ये RWA से बात कर रहे हैं कि भाई इससे ये जो छात्रों से जोड़ा जा रहा है। ये एक नेक प्रयास है और ये प्रयोग के तौर पे अपने फरीदाबाद में शुरू हुआ है। ट्री एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने बताया कि जिस भी पेड़ का ट्रीटमेंट किया जाता है उस पर लंबे समय तक निगरानी रखी जाती है। जब तक वह पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाता, सभी पेड़ों का डेटा दर्ज करके रखा जाता है। सर, हम निकले थे हार्डवेयर चौक और बाटा चौक की तरफ, उधर से सर्वे करते हुए आए। इधर एक पार्क में आए 2 नंबर में, और यहाँ देखा कि पेड़ों की बहुत बुरा कंडीशन है, उसमें दीमक लगे हुए हैं। तो अभी उसको कुछ तो दवाइयाँ डाली है, खुदाई करी है और उनको जो है सही करने के लिए, और आगे भी हम कल परसों में फिर आएंगे, दोबारा इनको ट्रीटमेंट करेंगे। और कई गमलों में देखा कि ट्री गार्ड में पेड़ सूखे पड़े हैं, उनमें फिर नया इंस्टॉल करेंगे, हम नोट कर लिए। और जो और लग रहा है जिनमें खराबी है उनको और सही करने के लिए और तरीके से हमारी टीम अपने फरीदाबाद के सभी एरिया को, अभी आज हम जैसे बाटा चौक की तरफ, हार्डवेयर चौक और ये NIT 1 नंबर में हम लोग घूम रहे हैं। और यहाँ हमने देखा है, जैसे अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक पेड़ हमें जो अभी दिखा है ये 20-22 साल पुराना है और पूरी तरीके से हरा भरा है, लेकिन नीचे से खोखला होता जा रहा है। और शायद अगर इसकी देख रेख ना की जाए तो ये एक हरा भरा पेड़ जो है अगले साल 2 साल में ये खत्म हो जाएगा। सहतूत का पेड़ है, इसके लोग फल भी खाते हैं। हमारी टीम ने इसको चेक किया है और एक्सपर्ट इसकी जो भी जरूरत है, जिस तरीके से भी इसको बचाया जा सकता है, वो प्रयास हम लोग करेंगे। नूंह जिले की दशकों पुरानी यूनिवर्सिटी की मांग को लेकर प्रदेश सरकार गंभीर नजर आ रही है। पिछले महीने ही सरकार ने जिला उपायुक्त को केस वापस भेजकर नांगल मुबारकपुर गांव सहित उचित स्थान का दौरा कर दोबारा प्रस्ताव बनाकर भेजने की दिशा निर्देश दिए हैं। अब विश्वविद्यालय के मानकों को ध्यान में रखकर जिला उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा नांगल मुबारकपुर स्थित कई स्थानों पर दौरा करने जा रहे हैं। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी सहित जितनी भी मांगें लंबित हैं, उन्हीं सभी को लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर है। अधिकतर परियोजनाओं पर रिपोर्ट भेजने या काम शुरू करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस सप्ताह यूनिवर्सिटी के लिए स्थान देखने के लिए दौरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दोबारा इस केस में रिपोर्ट तैयार कर भेजने और मौके का निरीक्षण करके दिशा निर्देश की तरफ उन्हें प्राप्त हुए हैं। गया था जिसकी फिजिबिलिटी नहीं पाई गई थी, तो सरकार ने फिर से उसको केस जो है वो डिप्टी कमिश्नर
को भेजा है कि आप खुद इसमें एक बार समीक्षा बैठक करके दोबारा साइट विजिट करके इस प्रपोजल को पुनः भेजें। तो ये भी एक हमारा है कि नांगल मुबारकपुर हो या चाहे कोई भी उपयुक्त स्थान हो, उसका भी केस हमने एक भेजने का सरकार से पिछले महीने ही एक दिशा निर्देश हुए। हमने इस महीने 16 तारीख को साइट विजिट भी वहाँ प्लान करी थी। उस दिन हमारा कोई और कार्यक्रम की वजह से जो है साइट विजिट हो नहीं पाई थी, पर अगले हफ्ते में हम उसके विभाग के अधिकारियों से मीटिंग करके और साइट विजिट करेंगे और जो रिपोर्ट एक बार जो मानक हैं ये यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश होने के, वो रिपोर्ट भेजे जाएंगे। तो सभी जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी या लॉन्ग पेंडिंग विषय है उन पे कहीं ना कहीं काम हो रहा है, कहीं ना कहीं उनकी फिजिबिलिटी वाली जो बात होती है वो एक ड्यू प्रोसेस के बाद ही होती है। सिरसा के कालांवाली में 29 जून को होने वाले नगर पालिका प्रधान के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रदेश के निकाय मंत्री विपुल गोयल ने कल भाजपा प्रत्याशी सुनील गर्ग के लिए प्रचार करते हुए लोगों से वोटों की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कालांवाली पालिका चुनाव में कमल खिलने के बाद शहर में विकास की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। शहरवासी ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का काम करें। मतदाता विधानसभा और लोकसभा चुनाव में की गई अपनी पिछली गलती को ना दोहराएं। उन्होंने लोगों से शहर के विकास के लिए भाजपा के साथ आने को कहा। जो गलती लोकसभा में और विधानसभा में हो गई वो ट्रिपल इंजन की सरकार में इधर जो है जो नगर पालिका चुनाव है इसके अंदर ना हो और हमारे जो प्रत्याशी हैं भाई सुनील गर्ग जी इनको भारी मतों से जिताएं, जिससे कालांवाली का विकास होगा और सरकार के साथ जुड़कर नायब सैनी जी जैसा मुख्यमंत्री जब आप लोगों के बीच हो, जो सबका साथ सबका विकास में अपना विश्वास रखते हैं, तो अपने गर्ग साहब को जिताकर आप भेजोगे तो मैं समझता हूँ कालांवाली का विकास भी होगा और इस क्षेत्र के अंदर जो कमी थी कि जो सरकार से दूरियां थी वो भी पास होने का काम है। पर्यावरण संरक्षण के संदेश वाहक अब आम लोग बन रहे हैं, जो अपनी अनूठी पहल से लोगों को जागरूक करते आ रहे हैं। ऐसे ही एक पर्यावरण प्रहरी हैं भिवानी के साइकिलिस्ट नरेंद्र यादव। नंदगांव के निवासी नरेंद्र ने साइकिल चलाकर देश भर में 18,000 किलोमीटर का सफर तय करते हुए पर्यावरण संरक्षण, आपसी भाईचारे और सैनिकों को प्रोत्साहन का संदेश दिया। अपनी यात्रा के दौरान वे कल भिवानी पहुंचे। इससे आगे वे 2,200 किलोमीटर तक साइकिल पर यात्रा कर अमरनाथ तक जाएंगे। वे अपने गांव से अमरनाथ तक की यात्रा 23 जुलाई तक पूरा करेंगे। इस दौरान वे रास्ते में पड़ने वाले विभिन्न स्थानों पर रुककर पर्यावरण संरक्षण व मानव कल्याण का प्रचार करेंगे। पर्यावरण संरक्षण व मानव कल्याण की भावना को अपने भीतर लेकर हजारों किलोमीटर की यात्रा करने वाले ये 53 वर्षीय साइकिलिस्ट पिछले 9 वर्षों से अपने संदेश को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। इसी उद्देश्य से वे साइकिल यात्राएं कर लोगों को संदेश देते आ रहे हैं। अब तक वे वर्ष 2022 में कश्मीर से कन्याकुमारी, नंदगांव से वाघा बॉर्डर, भिवानी से नेपाल के काठमांडू, द्वारका, पोरबंदर, सोमनाथ, स्टैचू ऑफ यूनिटी, वाराणसी, कोलकाता, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर सहित 4 धामों की यात्रा पूरी कर चुके हैं। वे पिछले 9 वर्षों से अपने गांवों में ही सैकड़ों पेड़ लगा चुके हैं। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति अपने जीवन में 15 पेड़ों की लकड़ी को खर्च करता है। ऐसे में हमारा दायित्व बनता है कि वो अधिक से अधिक पेड़ लगाएं ताकि हमारा पर्यावरण व प्रकृति संरक्षित रहे। मैं नेपाल भारत भ्रमण कर चुका हूँ। कश्मीर से कन्याकुमारी, 4 धाम, 5 ज्योतिर्लिंग और नेपाल पशुपतिनाथ मंदिर तक की यात्रा कर चुका हूँ और 2 बार अयोध्या और महाकुंभ से अभी कावड़ लेकर आया था और फरवरी में, और अभी मैं नंदगांव से अमरनाथ से नंदगांव, अमरनाथ से कावड़ लेकर नंदगांव के अपने धर्म को, हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए मैं यात्रा करता हूँ और मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, जो कि मैंने नंदगांव शमशान घाट में अपने गांव के सहयोग से पेड़ लगाए थे और इनसे मैं पिछले 9 साल से सेवा कर रहा हूं और मैं यही संदेश देना चाहता हूं, कम से कम अपनी जिंदगी में एक पेड़ अवश्य लगाएं, जिससे आपके जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि है। शरीर दान बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें शरीर दान करने से हमारी बॉडी के पार्ट किसी दूसरे भाइयों के काम आ जाए, उससे बड़ी और क्या आपने किया। देश में अगले वर्ष पहला व्यापक घरेलू आय सर्वेक्षण आयोजित किया जाएगा। सरकार ने सर्वेक्षण की घोषणा करते हुए बताया कि राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण इस कार्य को अंजाम देगा। इसका उद्देश्य देश में आय वितरण को समझाना और पिछले 75 वर्षों में हुए आर्थिक बदलावों के प्रभावों का आकलन करना है।
1950 में शुरू हुए सर्वेक्षण ने अब तक उपभोग, बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे कई विषयों पर विश्वसनीय सर्वेक्षण किए हैं, लेकिन आज तक पूरे भारत में घरेलू आय पर केंद्रित कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ। 1950 के दशक में 9वें और 14वें राउंड तथा 1960 और 70 के दशक में 19वें और 24वें राउंड में कुछ प्रयास हुए, पर वे विश्वसनीय आंकड़े नहीं दे पाई। इस सर्वेक्षण को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सरकार ने एक तकनीकी विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। इस समूह के अध्यक्ष डॉक्टर सुरजीत एस भल्ला होंगे, जो पहले भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक रह चुके हैं। यह समूह सर्वेक्षण की रूपरेखा, पद्धति, सैंपल डिजाइन और आकलन तकनीकों पर काम करेगा। ये अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों की सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों को अपनाएगा। इसके अलावा यह समूह डिजिटल तकनीकों का इस्तेमाल कर वेतन और आय से जुड़े जानकारी को सटीक रूप से मापने की दिशा में भी काम करेगा। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।